क्या 26 जनवरी का मतलब सिर्फ एक छुट्टी है? क्या इसका मतलब सिर्फ दिल्ली के राजपथ पर निकलने वाली झांकियां और आसमान में गरजते हुए लड़ाकू विमान हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आज आपको इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने की जरूरत है, क्योंकि आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। यह दिन है भारत के पुनर्जन्म का। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947। हम सब जानते हैं कि उस दिन हमें आजादी मिली थी, लेकिन वो आजादी अधूरी थी। उस दिन अंग्रेज भारत छोड़कर तो चले गए थे, लेकिन हमारे पास अपने देश को चलाने का कोई नियम नहीं था, कोई कायदा नहीं था। हम आजाद तो थे, लेकिन हमारा कोई अपना वजूद नहीं था। 15 अगस्त को हमें शरीर मिला था, लेकिन 26 जनवरी को इस शरीर में आत्मा आई। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस सफर पर चलेंगे जिसने एक गुलाम देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। इतिहास गवाह है कि हजारों सालों तक भारत पर राजाओं और महाराजाओं ने राज किया, कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने। उस वक्त नियम यह था कि राजा के पेट से ही राजा पैदा होता था। अगर आप राजा के घर पैदा नहीं हुए, तो आपकी किस्मत में सिर्फ गुलामी लिखी होती थी। आप सवाल नहीं पूछ सकते थे, आप अपनी मर्जी से जी नहीं सकते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950, ये वो तारीख थी जिसने इस हजारों साल पुराने नियम को तोड़ दिया। इस दिन भारत के संविधान ने ऐलान किया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा मतपेटी यानी बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। आज अगर एक चाय बेचने वाला या एक गरीब किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यह ताकत उसे किसी तलवार ने नहीं दी, यह ताकत उसे 26 जनवरी ने दी है। यह ताकत उसे बाबा साहब अंबेडकर की कलम ने दी है। गणतंत्र यानी गण का तंत्र, लोगों का शासन। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सब इतना आसान नहीं था? एक ऐसे देश को एक धागे में पिरोना, जहां हर 10 कोस पर पानी बदलता हो और हर 20 कोस पर वाणी बदलती हो, यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत बिखर जाएगा, यह देश कभी एक नहीं रह पाएगा, यहाँ के लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है। उन्हें नहीं पता था कि हमारे पास ऐसे महामानव थे जिन्होंने रात और दिन एक करके अपने खून पसीने से एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो आज भी हमें जोड़े हुए हैं। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। उस दौर में जब देश जल रहा था, जब दंगे हो रहे थे और जब भारत का भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था, आइए जानते हैं कि कैसे बना हमारा संविधान और कैसे बना भारत एक गणतंत्र। 26 जनवरी, आखिर यही तारीख क्यों? साल में 365 दिन होते हैं। हम कोई भी दिन चुन सकते थे अपना संविधान लागू करने के लिए। हम चाहते तो 15 अगस्त को ही यह काम कर सकते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने 26 जनवरी को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक ऐसी वजह जो इतिहास की किताबों में अक्सर सिर्फ एक लाइन में पढ़ा दी जाती है। लेकिन आज हम उस कहानी को विस्तार से जानेंगे। कहानी पीछे जाती है साल 1929 में। वो दिसंबर का महीना था। पंजाब का लाहौर शहर, कड़ाके की ठंड थी। रावी नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन वहां जमा हुए हजारों भारतीयों के दिलों में आजादी की आग धधक रही थी। उस समय भारत में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। अब तक कांग्रेस और दूसरे नेता अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। इसका मतलब यह था कि राज अंग्रेजों का ही रहेगा, बस हमें काम करने की थोड़ी आजादी मिल जाएगी। लेकिन 1929 में माहौल बदल चुका था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान ने देश के युवाओं को जगा दिया था। अब भारत का नौजवान भीख नहीं मांगना चाहता था, उसे अपना अधिकार चाहिए था। कांग्रेस के उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता भी थे। इन सब ने मिलकर अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया कि अब हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, अब हमें टुकड़ों में खैरात नहीं चाहिए। अंग्रेज हैरान थे। उन्हें लगा कि यह गुलाम भारत इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता है। तारीख थी 31 दिसंबर 1929 की आधी रात। घड़ी में जैसे ही 12 बजे रावी नदी के किनारे हजारों लोगों की भीड़ के सामने पंडित नेहरू ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया। उस समय तिरंगे के बीच में अशोक चक्र नहीं, बल्कि चरखा हुआ करता था। जैसे ही वो झंडा हवा में लहराया, आसमान गूंज उठा। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से लाहौर हिल गया। उस रात वहां एक कसम खाई गई, एक शपथ ली गई, पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आजादी। अब हमें अंग्रेजों का कोई दखल नहीं चाहिए था।
वहां यह फैसला लिया गया कि अगले महीने का जो आखिरी रविवार होगा, यानी 26 जनवरी 1930, उस दिन पूरा भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जी हां, आपने सही सुना। 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। 1930 से लेकर 1947 तक पूरे 17 साल तक भारत के लोग 26 जनवरी को ही आजादी का दिन मानते थे। हर साल इस दिन लोग इकट्ठा होते, तिरंगा फहराते और कसम खाते कि जब तक अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं निकाल देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। 26 जनवरी का दिन हमारे स्वाभिमान का दिन बन चुका था। ये वो दिन था जब हमने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि हम गुलाम नहीं हैं। लेकिन फिर आया साल 1947। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने तारीख अपनी मर्जी से चुनी। 15 अगस्त हमें आजादी मिल गई। पूरा देश खुशियां मना रहा था, लेकिन हमारे नेताओं के दिल में एक कसक थी, एक दर्द था। वो सोच रहे थे कि उस 26 जनवरी का क्या होगा, जिस तारीख को हम पिछले 17 सालों से पूज रहे हैं। क्या वो तारीख अब बेकार हो जाएगी? क्या इतिहास उस दिन को भूल जाएगा? नहीं, भारत अपने इतिहास को मिटने नहीं दे सकता था। इसलिए जब देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो हमारे पास एक मौका था। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। उस पर हस्ताक्षर भी हो गए थे। डॉक्टर आम्बेडकर चाहते तो उसे उसी दिन लागू कर सकते थे। लेकिन देश ने इंतजार किया। हमने 2 महीने का इंतजार किया, सिर्फ इसलिए ताकि 26 जनवरी की उस पवित्र तारीख को उसका सम्मान वापस मिल सके। हमने तय किया कि जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था, उसी दिन हम भारत को एक गणतंत्र बनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह हमारे संघर्ष का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि आजादी हमें किसी ने प्लेट में सजाकर नहीं दी थी, बल्कि हमने उसे छीना था। 15 अगस्त 1947। देश आजाद तो हो गया था, लेकिन हमारे सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। अंग्रेज जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर गए थे। चारों तरफ दंगों की आग लगी थी। लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। भारत उस समय एक कांच के बर्तन जैसा था, जो जरा सी ठेस लगने पर बिखर सकता था। हमारे पास अपना कोई कानून नहीं था। हमारे पास अपना कोई नियम नहीं था। देश अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर चल रहा था। सोचिए, आजाद भारत और कानून अंग्रेजों का, ये कैसे चल सकता था? हमें एक ऐसी किताब की जरूरत थी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हर भारतीय को एक धागे में पिरो सके। एक ऐसा कानून जो अमीर और गरीब को, हिंदू और मुसलमान को, ऊंची जाति और नीची जाति को एक बराबर लाइन में खड़ा कर सके। यह काम कोई मामूली काम नहीं था। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। इसके लिए बनाई गई संविधान सभा। करीब 300 लोग इसमें शामिल हुए। देश के कोने कोने से विद्वान लोग आए। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, सब एक साथ बैठे। लेकिन इन सब के बीच एक जिम्मेदारी ऐसी थी जो सबसे भारी थी, और वो जिम्मेदारी थी संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की, यानी उस ढांचे को बनाने की जिस पर देश की इमारत खड़ी होने वाली थी। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और इसका अध्यक्ष एक ऐसे इंसान को चुना गया जो सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि मानवता के सबसे बड़े रक्षक थे, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर आम्बेडकर को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि वो भारत की नस नस से वाकिफ थे। उन्होंने गरीबी देखी थी, उन्होंने भेदभाव सहा था, उन्होंने समाज का वो कड्डे व सच देखा था जो महलों में रहने वालों को नहीं दिखता था। संविधान बनाना कोई फूलों की सेज नहीं थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने रात और दिन एक कर दी। उन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जहां से जो अच्छा लगा उसे भारत के लिए चुना। उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन वो रुके नहीं। वो जानते थे कि अगर उनकी कलम रुक गई तो भारत का भविष्य रुक जाएगा। संविधान सभा में हर एक आर्टिकल पर लंबी बहस होती थी। लोग सवाल उठाते थे, विरोध करते थे, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर हर सवाल का जवाब अपनी तर्कों से देते थे। वो एक ढाल की तरह खड़े थे ताकि संविधान में कोई कमी न रह जाए। डॉक्टर आम्बेडकर ने सुनिश्चित किया कि इस देश में अब कोई राजा नहीं होगा और कोई गुलाम नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने पिछड़ों को सम्मान दिया। उन्होंने साफ कहा कि एक आदमी, एक वोट और एक कीमत।
यानी टाटा और बिरला के वोट की कीमत भी वही होगी जो एक मजदूर के वोट की होगी। यह प्रक्रिया बहुत लंबी चली, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इतने लंबे समय के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। यह स्याही से नहीं, बल्कि डॉक्टर आम्बेडकर और हमारे पूर्वजों के खून पसीने से लिखा गया था। जब यह किताब बनकर तैयार हुई, तो यह सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं थी, यह भारत की आत्मा थी। यह वादा था कि अब भारत में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, अब भारत में सिर्फ भारतीय होगा। आखिरकार वो ऐतिहासिक सुबह आ ही गई, जिसका इंतजार भारत की मिट्टी सदियों से कर रही थी। तारीख 26 जनवरी 1950। दिल्ली में कड़ाके की ठंड थी, कोहरा छाया हुआ था, लेकिन उस दिन दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा नहीं था। सुबह होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। हर चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, हर आंख में एक सपना था। ये कोई साधारण सुबह नहीं थी, ये वो सुबह थी जब भारत अपनी पुरानी छमदी उतारकर एक नया रूप धारण करने वाला था। ये वो दिन था जब हम डोमिनियन से रिपब्लिक बनने वाले थे, यानी अब हम पूरी तरह से आजाद होने वाले थे। सुबह के 10 बज चुके थे। रायसीना हिल पर स्थित गवर्नमेंट हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वहां हलचल तेज हो गई थी। दरबार हॉल को सजाया गया था। देश विदेश के मेहमान वहां मौजूद थे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सब वहां थे। घड़ी की सुई जैसे ही 10:18 पर पहुंची, भारत का इतिहास बदल गया। 10:18। ये वो समय था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सोचिए उस पल को। हॉल में एकदम शांति थी, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गंभीर आवाज गूंजी, मैं राजेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं। जैसे ही उन्होंने शपथ पूरी की, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन असली रोमांच तो बाहर हो रहा था। जैसे ही भारत को अपना पहला राष्ट्रपति मिला, बाहर खड़ी तोपों ने सलामी देना शुरू किया। 1, 2, 3 करते करते 31 तोपों की सलामी दी गई। जी हाँ, उस जमाने में 31 तोपों की सलामी दी जाती थी। उन तोपों की आवाज ने पूरी दुनिया को बता दिया कि एक महाशक्ति का जन्म हो चुका है। भारत अब गणतंत्र है। ठीक उसी वक्त एक और ऐतिहासिक घटना हुई। राष्ट्रपति भवन के ऊपर से अंग्रेजों का निशान हमेशा के लिए हट गया, और वहां हमारा प्यारा तिरंगा शान से लहराने लगा। लेकिन उत्सव अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी तो असली जश्न बाकी था। दरबार हॉल से निकलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाहर आए। वहां एक विशेष बग्घी उनका इंतजार कर रही थी। 6 घोड़ों वाली वो शाही बग्घी, उस पर सोने की परत छड़ी थी। राष्ट्रपति उस बग्घी में बैठे। उनके साथ कोई और नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। वो हमारे पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। यह भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती का प्रतीक था। बग्घी धीरे धीरे आगे बढ़ी। मंजिल थी इरविन स्टेडियम, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली परेड राजपथ पर नहीं, बल्कि इसी स्टेडियम में हुई थी। राष्ट्रपति भवन से लेकर स्टेडियम तक का पूरा रास्ता, जो 5 मील लंबा था, वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ इंसान ही इंसान दिख रहे थे। लोग छतों पर चढ़े हुए थे, लोग खंभों पर लटके हुए थे। कनॉट प्लेस की हर दुकान, हर इमारत की बालकनी भरी हुई थी। लोग अपने नए राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। पेड़ों की डालियों पर भी लोग बैठे थे। जब वो बग्घी भीड़ के बीच से गुजर रही थी, तो लोग फूल बरसा रहे थे। जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उन्हें महसूस हो रहा था कि यह देश अब सच में उनका है। अब यहाँ कोई वायसराय नहीं है, अब यहाँ उनका अपना राष्ट्रपति है। एक किसान का बेटा, जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर आज देश के सबसे बड़े पद पर बैठा था। यही तो था गणतंत्र का जादू। दोपहर के करीब 2:15 बग्घी स्टेडियम पहुंची। वहां 15,000 से ज्यादा लोग पहले से मौजूद थे। जैसे ही राष्ट्रपति अंदर आए, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। और फिर वो धुन बजी, जिसने हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिए। पहले वहां अंग्रेजों का गाना गॉड सेव द किंग बजता था, लेकिन आज वहां जन गण मन गूंज रहा था। सावधान की मुद्रा में खड़े हजारों सैनिक और उनके सामने लहराता हुआ तिरंगा। वो दृश्य देखकर किसी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। परेड शुरू हुई।
यह आज जैसी भव्य परेड नहीं थी, लेकिन इसमें जो जोश था वो बेमिसाल था। हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जब उन्होंने राष्ट्रपति को सलामी दी, तो दुनिया ने देखा कि भारत कमजोर नहीं है। भारत अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है। उस दिन आसमान में भी कमाल हो गया। हमारे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, लिबरेटर विमान। उन्होंने आसमान में करतब दिखाए और फूलों की बारिश की। शाम को पूरा दिल्ली शहर रोशनी से नहा गया। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और लाल किला सब रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, गा रहे थे। अमीरी और गरीबी का भेद मिट गया था। उस दिन सिर्फ एक ही धर्म था, भारतीयता। लेकिन दोस्तों, इस जश्न के बीच हमें उस चेतावनी को नहीं भूलना चाहिए जो डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान सौंपते वक्त दी थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो अच्छा साबित होगा। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आज जब हम अपने घरों में बैठकर टीवी पर परेड देखते हैं, तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। हमें याद करना चाहिए भगत सिंह को, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। हमें याद करना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमें याद करना चाहिए डॉक्टर आम्बेडकर को, जिन्होंने हमें यह हक दिया कि हम सिर उठाकर जी सकें। हमारा संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम देश के खिलाफ बोलें। हमारा संविधान हमें अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे के धर्म का अपमान करें। गणतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चुनना नहीं है। गणतंत्र का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज हम चांद और मंगल पर पहुंच चुके हैं। आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि 75 साल पहले उस ठंड भरी सुबह में हमने कसम खाई थी कि हम एक साथ चलेंगे। तो आइए आज फिर से वही कसम खाएं। कसम खाएं कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे। कसम खाएं कि हम जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। कसम खाएं कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां कोई भूखा न सोए, जहां हर बेटी सुरक्षित हो और जहां हर भारतीय गर्व से कह सके, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।